हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर शशि मोहन में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस पढ़ चुके हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को समझ सकते हैं हम कि जो इसकी पहचान होगी वो ये होगा कि इसमें जो कार्य होता है उसका भूतकाल में समाप्त होना पाया जाता है। मतलब जो कार्य होगा वो भूतकाल में समाप्त हो जाएगा, ये इसकी पहचान हो गई। इसके जो वाक्य होंगे उनके अंत में जैसे वह गया या आएगा, या वह गई या वे गए, मतलब आ ई ए ये सब आएंगे। या जैसे वो स्कूल पढ़ता था या वे स्कूल जाते थे, था ती थी, इस तरह से थे, ये सब आपके आ सकते हैं। लेकिन ये केवल हिंदी भाषा में ही अप्लाई होगा। जो और भाषाएं हैं 22 जो और भाषा, उनमें अलग अलग भाषाओं का अलग अलग उच्चारण होता है, तो उनमें जरूरी नहीं है कि ये सब हिंदी के जो वर्णमाला के अक्षर है वो आए, क्योंकि वो अलग भाषा है। इसलिए हमें किसको कंसेप्ट के हिसाब से समझना पड़ेगा कि इसमें जो कार्य है उसका भूतकाल में समाप्त होना पाया जाता है, ये इसकी पहचान है। इसको दिमाग में रखिएगा। इसके लिए जो सूत्र होता है वही मैंने कहा था कि सबसे पहले हम इसका कौन सा सेंटेंस पिक करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंटेंस पिक करेंगे अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव, किसी भी अफर्मेटिव के लिए जो सेंटेंस होगा, जो उसका सूत्र होगा, वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस नाते से अगर हम सूत्र बनाएं तो सब्जेक्ट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट होती है डिड, उसका वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। क्योंकि यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, सेकंड। तो दो जगह ऐसी हैं पूरे टेंसेस में जहां पर थोड़ा सा उस पर्टिकुलर पूरे टेंस का थोड़ा सा इतर फॉर्मूला यूज होता है। वो है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, क्योंकि वहां पर अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। और दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसका मतलब दिमाग में रखेगा पूरे जितने टेंस हमारे 12 के 12, उन 12 में से केवल दो जगह पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो दो जगह है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, क्योंकि वहां वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस लगता है, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। अदरवाइज हर टेंस का एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और उसके एक वर्ब की फॉर्म निश्चित होती है। जैसे इंडेफिनिट में ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट, क्या पूरा इंडेफिनिट छोड़ दीजिए, प्रेजेंट को छोड़ दें, पूरे इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दो जगह को छोड़ के। वो दो जगह कौन सी है, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ई एस आता है, और दूसरा है आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। तो ये दो टेंस दोनों का अफर्मेटिव है, प्रेजेंट और पास्ट के। इन दोनों अफर्मेटिव में क्या नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, एक चीज, और दूसरी चीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में आती है बहुवचन के साथ में, लेकिन एकवचन में नहीं आती, वहां एस और एस लग जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है। बाकी पूरा इंडेफिनिट जो होगा, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर है, सब में ही क्या आएगा, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब टोटल अगर हम 6 देखें तो 3 सेंटेंस हैं, 3 टेंस के एक टेंस में कम से कम 6 सेंटेंस बनते हैं, टोटल 18 सेंटेंस बनेंगे आपके। तो 18 में से 16 बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। 18 में से 16 बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, 2 बार नहीं आएगी, ये दो जगह वो हैं। बाकी कॉन्टिन्यूअस है, सब में ही वर्ब में आईएनजी लगता है, परफेक्ट सब में ही थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सब में ही आईएनजी लग जाता है। तो इसको भी थोड़ा दिमाग में रखिए, ये थोड़ा ट्रिक्स है जो आप शॉर्टकट के तौर पर यूज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब आते हैं इसके सेंटेंस पे। तो इसका जो सेंटेंस हो गया, एक चीज जैसे इसमें जो दिखाते हैं हम, एक तो ये दिखाते हैं भाई कि कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया। दूसरा हम इसमें दिखा देते हैं जो हमारी पास्ट हैबिट्स होती हैं। पास्ट हैबिट्स का मतलब होता है कि वो आदतें जो हमारे अंदर पहले थी लेकिन अब नहीं है, ये वो कार्य जो हम पहले करते थे एज ए हैबिट अब नहीं करते, दैट इज कॉल्ड पास्ट हैबिट। इसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये दिमाग में रखिएगा। जहां भी टू होगा उसके बाद कोई वर्ब आ रही होगी तो उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, इसलिए यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जबकि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में क्या होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। लेकिन जब यूज टू का प्रयोग करते हैं तो टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि यूज टू के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे कभी नहीं के सेंटेंसेस में, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब हम इसमें कभी नहीं के लिए नेवर यूज करेंगे तो फिर अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ये दो चीजें थोड़ा सा है जो इनको आपको दिमाग में रखना है। इसको हम जब सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो वहां पर भी हम इसको समझेंगे। अब आते हैं सेंटेंस के यूज पे। अब देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पिक करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है सपोज कि राम स्कूल गया,
राम स्कूल गया, तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब हम अपने हिसाब से नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फॉर्मूला, सब्जेक्ट आ गया राम। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज नहीं होती क्योंकि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड। मैंने कहा आपको दो जगह पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव के सेंटेंसेस, खासतौर से कौन से जहां पर वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है उनमें। राम के बाद क्या आएगा, वर्ब की सीधा सेकंड फॉर्म आएगी, कार्य कौन सा हो रहा है, जाने का, जाने को बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट। राम वेंट कहां गया, स्कूल टू स्कूल। टू क्या है, प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, तो राम वेंट टू स्कूल। अगर इसको बहुवचन में ले जाएंगे तब भी वेंट ही रहेगा कि वे अंग्रेजी सीखने गए, वे अंग्रेजी सीखने गए। दे कौन है, सब्जेक्ट। उसके बाद डिड आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज होती नहीं है, उसका सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए सीखना और जाना दो कार्य हो रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सीखना भी कार्य और जाना भी कार्य है, और एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है। जब एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब होती है तो हम किसको मेन वर्ब मानेंगे, सीखने को या गए को, जाने को। तो याद रखिएगा जो हिंदी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। हिंदी के वाक्य में हमेशा जो लास्ट में होगा वो वर्ब होगी, मेन वर्ब वो होगी जो वाक्य के लास्ट में आई होगी। तो यहाँ पर सीखना और जाना दो कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो वाक्य का अंत है वो किससे हो रहा है, वर्ब से हो रहा है। और इसका वर्ब यहाँ पे कौन सा कार्य है, जाना, तो यही मेन वर्ब होगी। जाना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, और ये अपना भी क्या हो जाएगा, फिर वापस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि ये भी क्या है, कार्य है, लेकिन हिंदी के वाक्य का जो फॉर्मेशन होती है उसमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में वर्ब आती है। इस नाते से यहाँ पर दो कार्य हो रहे हैं, सीखने का और जाने का, लेकिन लास्ट में जो कार्य आया वो आया जाने का, और हिंदी के वाक्य में लास्ट में मेन वर्ब होती है, इसलिए ये जाना ही क्या हो जाएगा, मेन वर्ब होगा। जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है आपका, वेंट क्या है, वर्ब है, और स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हिंदी के सेंटेंस फॉर्मेशन में और इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन में अंतर है। यहाँ पे देखिएगा, इनको ही देख लीजिए, सब्जेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट देन वर्ब। राम सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, और जाना क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां से भी देख सकते हैं आप। तो ये बहुत दिमाग में रखिएगा कि हिंदी सेंटेंस के फॉर्मेशन में और इंग्लिश सेंटेंस के फॉर्मेशन में डिफरेंस है। इसलिए यहां पर याद रखिएगा, जब भी किसी हिंदी वाक्य में दो या दो ज्यादा वर्ब आती है और उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, उस वाक्य में मेन वर्ब वो होगी जो वाक्य के अंत में आई होगी। तो यहाँ पे गया, ये मेन वर्ब, इसलिए हम इसको ही क्या करेंगे, मेन वर्ब के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, वे, उसके बाद सीधा मेन वर्ब आ जाएगी, वो जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, सीखना भी ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट है। तो दे वेंट टू लर्न इंग्लिश, दे वेंट टू लर्न इंग्लिश। तो ये क्या बन गया, सीखना भी ऑब्जेक्ट बन गया और अंग्रेजी भी तो ऑब्जेक्ट था ही। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठा, आई गॉट अप। अब देखिए जैसे आपने कहा भाई कि वह, या थोड़ा वह वाला होगी, नहीं हुआ था, वह सुबह 4 बजे उठा। अब देखिए आपके मन में आ गया वह सुबह 4 बजे उठा, ठीक है, तो इसके हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि काफी पहले का समय आ गया। लेकिन हमें याद रखेगा कि जहां समय मेंशन हो जाता है, टाइम मेंशन हो जाता है, वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। जैसे वह सुबह 4 बजे उठा तो क्या हो जाएगा, ही गॉट अप। उठने को क्या बोलते हैं, गॉट अप। अब देखिए गॉट अप और वेकअप में अंतर है, ठीक है। तो जो गेटअप है और वेकअप में क्या अंतर है कि गेटअप का मतलब होता है उठने से, मतलब जब आपका नींद खुलती है और बिस्तर को भी छोड़ देते हैं, वो क्या हुआ, आपका गेटअप हो गया। और वेकअप का मतलब होता है कि जागना। जागने का मतलब जरूरी नहीं कि नींद से जागना। जैसे आप ये बोलते हैं बेटा ये तो मान ले वेकअप कॉल है, जाग जाओ, अभी भी पढ़ लो, समय है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, आपको भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। ये आपको क्या बीमारी लगती है आपको हल्की फुल्की, तो आप कहते हैं बेटा वेकअप कॉल है, इसमें हो गया, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है आपको, इसलिए दिस इज वेकअप कॉल फॉर यू। तो इसलिए वेकअप कॉल बोलते हैं। वेकअप मतलब जागना, मतलब अपने जो अनभिज्ञता है आपकी उससे जागना आपके सेंस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उठने का, नींद खुलने का मतलब ये नहीं है कि आंख बंद है और सोए से उठे आप। नींद खुलने का मतलब कि आप किसी चीज के बारे में जागरूक नहीं है और अगर आपको जागरूक होने की जरूरत है, उसके सेंस में आप वेकअप यूज कर सकते हैं। लेकिन गेटअप भी बहुत सेंस में यूज होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। वेकअप का मतलब जागना और गेटअप का मतलब बिस्तर छोड़ना, यहाँ पर इस सेंस में यूज होगा। तो ही गॉट अप सुबह एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
इसी तरह से इसका एक और सेंटेंस अगर आप पिक करें तो वो क्या हो सकता है, देखिए वो हो सकता है आपका कि हम या वे कल दिल्ली चले गए। तो वे कल दिल्ली चले गए। अब यहां पे देखिए कल आया है, लेकिन कल की वजह से भी क्या होगा उस हिसाब से, तो ये क्या लग रहा है, ये पास्ट परफेक्ट है, लेकिन ये क्योंकि इसमें कल समय आ गया। और जब भी किसी सेंटेंस में क्या जाता है, समय आता है, तो हमेशा किसमें ट्रांसलेट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ये ध्यान दीजिएगा इसको। तो वे कल दिल्ली चले गए, तो वे की इंग्लिश दे, उसके बाद चले गए वेंट, गो की सेकंड ऑफ वेंट, दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बन गया आपका अफर्मेटिव। अब इसी तरह से हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे तो क्या सूत्र होगा उसको देख लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो सूत्र होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सूत्र बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है डिड, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहां पे देखेंगे आप कि सब्जेक्ट के बाद डिड आ रहा है, और मैंने कहा था आपको कि देखिए यहां पे अब डिड आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हट गई, वापस कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऐसे प्रेजेंट डेफिनेट में भी होता है, एस और एस हटेगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, वापस फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, सिंगुलर के साथ भी। तो अब सेंटेंस देखिए क्या बन सकता है कि राम स्कूल नहीं गया। राम स्कूल नहीं गया। सेंटेंस को सूत्र में रखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट राम, उसके बाद आ गया अपना भी डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेंट नहीं होगा, क्योंकि क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब वापस आ गई है। तो जो फॉर्मेशन है इंडेफिनिट की वो क्या होती है, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहती है, और अगर फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और अगर फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुवचन को छोड़ करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो बहुवचन अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहां पर फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि वो सेंटेंस एक ही अफर्मेटिव, इसलिए वहां पर क्योंकि कंफ्यूजन रहता है, एक वचन में एस और एस बहुवचन में नहीं आता है, इस वजह से एक ही फॉर्मेशन लगता है कि वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। वैसे ही वे अंग्रेजी सीखने नहीं गए। बनाइए, आप भी बनाते रहिए साथ में, तो आपको सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे की अंग्रेजी दे। अब क्या आएगा, सूत्र को देखते रहिए, डिड। अब क्या आएगा, नॉट। अब क्या लिखना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीखने गए। लास्ट में क्या है, गए, गो। अब वेंट नहीं होगा क्योंकि क्या आ गया, डिड आ गया वापस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, दे डिड नॉट गो टू लर्न इंग्लिश। दे डिड नॉट गो टू लर्न इंग्लिश। ये क्या बन गया, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया इस तरह से। इसी तरह से अगर हम क्या लेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो किस तरह से बनेंगे, उसका फॉर्मेशन देखिए। तो उस तरह उसका जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या होगा उसको समझते हैं। तो वो होते हैं आपका इंटरोगेटिव, और इसमें जो सूत्र होगा वो होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बार बार कहा कि जब भी किसी वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या आता है, तो उसके बदले हमेशा उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है। और अंग्रेजी में कहीं पर भी आपको किसी सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब दिखे तो इसका मतलब वो क्या वाला वाक्य है, कैसा क्या है, जो वाक्य के शुरू में आ जाता है। देखिए जैसे क्या राम स्कूल गया, क्या राम स्कूल गया। तो देखिए यहां पर क्या आया है, और मैं बार बार शायद इस बात को कह चुका हूं कि जो क्या होता है इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, केवल इंट्रोगेशन सेंस के लिए आता है। इसीलिए इसके लिए यहाँ पे क्या अंग्रेजी वर्ड को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसका कोई सेंस, क्योंकि अगर इस क्या को नहीं भी लिखूं और मैं कहूँ राम स्कूल गया, तब इसका सेंस क्या रहेगा, प्रश्नवाचक ही रहेगा अगर मैं क्या को नहीं बोलूं। क्योंकि क्या जब हम सेंटेंस के शुरू में बोलते हैं तो हम हमेशा एक ही आंसर एक्सपेक्ट करते हैं, होता है यस और नो, या तो यस आंसर होगा या नो होगा। तो अगर मैं कहूँ राम स्कूल गया, तभी उस उत्तर क्या आएगा, यस एंड नो। और अगर मैं क्या नहीं लिखूं और यहाँ राम स्कूल गया के पीछे इंट्रोगेशन मार्क लगा दूं, एक उसके मतलब उसके नियम को छोड़ करके,
अगर समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो शायद जो मेरा रीडर होगा वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे पूछ रहा है तो यस और नो में उत्तर देना है। तो इसकी बहुत ज्यादा कोई प्रासंगिकता यहाँ पे नहीं है, भलाई ग्रामेटिकली इसको इसलिए ले आते हैं कि ताकि जो सुनने वाला है, समझने वाला है या पढ़ने वाला है उसको चीजों में आसानी हो, क्योंकि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका काम होता है चीजों को आसान बनाना, ना कि कठिन बनाना। और अगर हम ये कहेंगे कि राम स्कूल गया तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई हो जाएगी कि समझने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि अफर्मेटिव है या इंट्रोगेटिव है। इसलिए उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए वाक्य के शुरू में क्या लगा देते हैं, क्या, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए, स्पष्टता आ जाए, अफर्मेटिव अलग दिखे और इंट्रोगेटिव अलग ही दिखे। नहीं तो फिर आपको थोड़ा अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा उसके सेंस को समझने में। क्या, तो क्या के बदले क्या लिखते हैं, डेट। डेट का मतलब क्यों लिख रहे हैं डेट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और क्या के बदले हमेशा उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखा जाता है जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसमें वो या जिस टेंस में वो वाक्य है। इसलिए डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राम। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया, गो टू स्कूल। और क्या वे अंग्रेजी सीखने गए। फिर पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डिड दे गो टू लर्न इंग्लिश। क्यों, डिड आ गया, सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश। दो ऑब्जेक्ट हैं, शायद क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आता है इसी के निगेटिव पे कि अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो सूत्र क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। सूत्र होगा आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट और या अदर वर्ड्स। ठीक है, तो क्या राम स्कूल नहीं गया, या क्या वे अंग्रेजी सीखने नहीं गए। अब देखिए फिर सेंटेंस को सूत्र में रखिए, क्या है तो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट इंडेफिनिट इसलिए डिड आएगा, सब्जेक्ट राम आ गया। उसके बाद क्या, इसमें क्योंकि नहीं भी है तो नॉट भी आएगा सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि सूत्र कह रहा है नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। इसका देखिए क्या, ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब डिड, वे की अंग्रेजी दे, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स टू लर्न इंग्लिश। तो ये आपका बन गया इंटरोगेटिव निगेटिव, जिसमें वाक्य के शुरू में क्या है लेकिन साथ में नहीं भी है। अब आते हैं इसके अगले हिस्से पे, वो है आपका WH फैमिली। अब WH फैमिली में क्या होगा देखिए, उस पर चलते हैं। तो उसका सूत्र देखिए कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होता है, वो एक ट्रिक मैं और भी बताऊंगा आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले WH इंट्रोगेटिव WH फैमिली प्लस WH फैमिली। अब WH फैमिली का मतलब क्या होगा कि इंट्रोगेटिव में WH भी ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH के नीचे WH आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड है इसलिए डिड लिखा जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। WH फैमिली का मतलब क्या होगा कि जो वो वाक्य जो वाक्य के बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखा जाता है, जैसे वह स्कूल कब गया। अब देखिए, अभी मैंने एक चीज कही आपसे कि जब भी किसी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो उसके बदले उसकी अंग्रेजी को व्हाट नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे WH फैमिली कहते हैं, उसको सबसे पहले लिखा जाता है। क्यों, इसको पहले ये बता दूं कि WH फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये बीच में आने वाले वाक्य है प्रश्नवाचक, इनकी मैक्सिमम की स्पेलिंग WH से शुरू। जैसे कब की अंग्रेजी क्या होती है, वैन। कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। ठीक है, कब की अंग्रेजी क्या होती है, ये आ गया। उसके बाद क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। इस तरह से देख रहे होंगे मैक्सिमम में क्या आ रहा है, WH। तो इन सब में WH क्या है, कॉमन है, इसलिए इसको WH फैमिली कहते हैं, क्योंकि इन सबकी मैक्सिमम की शुरुआत किससे होती है, WH से हो जाती है, इसलिए इसको WH कहते हैं, फैमिली कहते हैं। अब आती है बात कि ये तो क्लियर हो गया WH फैमिली क्यों कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसकी इंग्लिश को क्यों लिखा जा रहा है। इसकी इंग्लिश को इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अगर हम
इसको नहीं लिखेंगे तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा। क्या को अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो हम अपने सन से पूछ सकते हैं कि तुम स्कूल गए, मतलब पूछ रहा, उन्होंने कहा हाँ। तुमने खाना खाया, हाँ खाया या नहीं खाया। तुम गाना गाओगे, गाऊंगा या नहीं गाऊंगा। मतलब आप क्या नहीं भी यूज कर रहे हैं, समझ आप पूछने के तरीके से क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं और वो उत्तर उस हिसाब से दे रहे हैं जैसे आप चाह रहे हैं। इसका मतलब कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं हो रहा। अगर आपको बोलने का तरीका सही है, वो हम चीजों को आसान करने के लिए क्या लगा देते हैं। लेकिन अगर हम बीच में इन प्रश्नवाचक शब्दों को न लगाएं तो फिर उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम ये प्रश्नवाचक डबल एच फैमिली को यूज करते हैं बीच में, इसी का उत्तर हम अपने प्रश्न में मांग रहे होते हैं। क्या के शुरू आने में हम केवल एक ही चीज मांग रहे होते हैं, यस एंड नो सब में। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा तो उत्तर मुझे नहीं मिलेगा। जरा वह स्कूल गया अफर्मेटिव हो जाएगा, और अगर क्या वह स्कूल गया तो वो हाँ या ना बोलेगा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं क्या, कब में टाइम, तो अगर मैं जब कब बोलूंगा तभी वो टाइम बताएगा। अगर मैं तब कब नहीं बोलूंगा तो टाइम नहीं बताएगा। अगर मैं यहां पर बोलूंगा क्यों, तो मैं कारण पूछ रहा हूं। जब तक मैं क्यों नहीं बोलूंगा तब तक वो कारण नहीं बताएगा। अगर मैं बोलूंगा कहाँ स्कूल गया, वो स्कूल कहाँ गया, तो अब जगह बताएगा। लेकिन जगह कब बताएगा, जब मैं कहाँ बोलूंगा। अगर मैं कहाँ शब्द यूज ही नहीं करूंगा तो वो मुझे जगह नहीं बताएगा। इसलिए मुझे जगह जानने के लिए कहाँ बोलना ही पड़ेगा। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछ रहा हूं तो मुझे वेयर बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं वेयर बोलूंगा तभी वो मुझे जगह बताएगा। जब मैं वैन बोलूंगा तभी मुझे टाइम बताएगा। मैं वाई बोलूंगा तभी वो कारण बताएगा। हाउ बोलूंगा तभी वो तरीका बताएगा। इसका मतलब इनका लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं लिखे जाएंगे तब तक हमें अपना आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी इंग्लिश को जरूर लिखा जाता है। एक दूसरी चीज कि हिंदी के वाक्यों में जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है वो वाक्य के शुरू में भी आता है, जैसे क्या शुरू में आता है, और वाक्य के बीच में भी आता है। लेकिन इंग्लिश में टेंस में अगर खासतौर से आप देखें तो इंट्रोगेटिव जो सेंस होता है वो वाक्य के हमेशा शुरू में ही आ जाता है। चाहे वो क्या वाला वाक्य हो तो शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, और अगर डबल एच फैमिली है तब भी वो डबल एच को सबसे पहले ले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में जो इंट्रोगेटिव सेंस होता है वो वाक्य के हमेशा शुरू में ही ले आ जाता है या उसे ले आते हैं। जबकि हिंदी में शुरू में भी रहता है और बीच में भी रहता है, इंग्लिश में शुरू में ही रहता है, खासतौर पर टेंस की बात करें तो। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, डबल एच फैमिली कब, कब की इंग्लिश क्या हो गई, व्हेन। उसके बाद क्या आएगा, डिड। सब्जेक्ट क्या है, वो, ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। और अगर हम कहेंगे कि वे अंग्रेजी सीखने कहां गए, तो कहां आ गया, डबल एच फैमिली है। अब जगह पूछ रहा है तो हमें अगर जगह का नाम जानना है तो हमें क्या करना, इंस्टीट्यूट का नाम जानना है, कहां गए जी, उस इंस्टीट्यूट में गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वर्ड को यूज करना ही पड़ेगा, कहां को, तभी उत्तर मिलेगा हमें जगह का। तो इसको कर देंगे वेयर। अब इसका मतलब नहीं है कि वेयर हमने लिख दिया तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, आएगी, क्योंकि इंट्रोगेटिव की वो पहचान हेल्पिंग वर्ब है, तो जगह का उत्तर है। क्योंकि हम जब वेयर बोलेंगे तभी हमें जगह का उत्तर मिलेगा। लेकिन प्रश्नवाचक जो सेंस है वो किससे आएगा, वो आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब से ही। तो ये जाएगा वेयर डिड, ये उसके बाद आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट दे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू लर्न इंग्लिश। ये हो गया आपका वेयर डिड दे गो टू लर्न इंग्लिश। ये आपका कौन सी फैमिली हो गई, डबल एच फैमिली हो गई, जिसमें क्या आ रहा है आपका डबल एच आ रहा है वाक्य के बीच में, हिंदी में और अंग्रेजी में शुरू में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं आपके इसी के निगेटिव पे। तो अगर हम निगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव प्लस डबल एच फैमिली, डबल एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डबल एच के नीचे डबल एच आ गया, हेल्पिंग वर्ब है डिड, पासिंग सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के बाद ये आ गया। अब वह स्कूल कब नहीं गया, या वे अंग्रेजी सीखने कहां नहीं गए। सेम है, क्योंकि नहीं आया, लेकिन जब क्योंकि केवल नहीं को ऐड किया गया तो हम इस सेंटेंस की जो हमने इससे पहले पढ़ा डबल एच वाला, उसकी इंग्लिश में नॉट को ऐड कर देंगे और हम उसकी लोकेशन को देख लेंगे, लोकेशन कौन सी है, उसकी लोकेशन है सब्जेक्ट के बाद। तो बाकी एज इट इज रहेगा। कब की अंग्रेजी सबसे पहले आएगा व्हेन, उसके बाद डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया क्या, वो, ही। उसके बाद क्या आएगा आपका नॉट, उसके बाद क्या आएगा, ये इसकी इंग्लिश है, इसकी ध्यान दीजिएगा, इसकी इंग्लिश, व्हेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल।
वो स्कूल कब नहीं गया, व्हेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल। और अगर इसकी इंग्लिश को देखें तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वे अंग्रेजी सीखने कहाँ नहीं गए, तो सबसे पहले कहाँ डबल एच फैमिली आती है वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है उस टेंस की, डिड सब्जेक्ट वे दे, उसके बाद क्या आ जाएगा नॉट गो टू लर्न इंग्लिश। तो ये आपका हो गया वेयर डिड दे नॉट गो टू लर्न इंग्लिश। तो ये आपके इस तरह से 6 सेंटेंसेस हो गए आपके पास इंडेफिनिट के। शायद वीडियो काफी लंबा हो गया है इसलिए इसको इसी में बता रहा हूं। आगे एक दो एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे आपको उसका नेवर का और यूज टू का। जैसे आपने कहा कि हम प्रतिदिन खेलने जाते थे, हम प्रतिदिन खेलने जाते थे माना, तो यहाँ पे डेली से नहीं आएगा कि वी वेंट टू प्ले डेली, मतलब हम प्रतिदिन खेलने जाते थे कि मतलब ये हमारी क्या थी, एक हैबिट थी। ये किसका सेंस है, हैबिट का। यहाँ पर आप क्या बता रहे हैं, हैबिट बताना चाह रहे हैं कि पहले खेलने जाते थे मतलब अब नहीं जाते, उस समय जाते थे। हम प्रतिदिन खेलने जाते थे, इसका मतलब अब नहीं जाते, तभी तो अब ठीक है। अगर आप अभी भी जा रहे हो तो आपके हम प्रतिदिन खेलने जाते हैं, इसका मतलब अब नहीं जाते हैं, तो हम प्रतिदिन खेलने जाते थे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हैबिट की। और जब हैबिट की बात होती है तो यूज टू कर देते हैं, तो वी यूज्ड टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, वी यूज्ड टू खेलने जाते थे। यहाँ पे खेलना भी कार्य, जाना भी कार्य, लेकिन कार्य कौन सा, जाना, तो गो टू प्ले, वी यूज्ड टू गो टू प्ले। ठीक है, तो हम प्रतिदिन खेलने जाते थे, वी यूज्ड टू गो टू प्ले। यहाँ पे देखिएगा क्या आई है, तो ये सेंटेंस किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। लेकिन क्योंकि यहाँ पर यूज्ड टू वर्ड यूज हो गया है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, फर्स्ट। तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इस तरह से ये आपका सेंटेंस हो जाएगा हैबिट के लिए, जहां पर आप हैबिट की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से एक सेंटेंस और बता देता हूं आपको, नेवर वाला। उसमें क्या होगा, जहां पर कभी नहीं आएगा, जैसे आपने कहा कि वो स्कूल कभी नहीं गया, वो स्कूल कभी नहीं गया, तो वह स्कूल कभी नहीं गया। इसका ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, नेवर ऐसा नहीं होगा, या एवर, नेवर एवर, इसका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ही नेवर वेंट टू स्कूल। अब देखिए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, सेंटेंस तो निगेटिव है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, वेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब फिर यूज नहीं की गई है। तो सेंटेंस निगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब हट गई, तो फिर किससे पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये किससे पता चलेगा, वेंट से, क्योंकि वेंट में ही क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेंट ही क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा किस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए इससे समझ आएगा कि ये किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। और जहां पर डिड आ जाता है वहां पर डिड क्या होता है, वहां पर डिड से पता चलता है किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट की। इसलिए अगर हम पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिड से ही हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसीलिए जहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है वहां पर वर्ब की फॉर्मेशन एक जैसी ही रहती है, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूड आ जाएगा तो पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वहां भी राम गो रहेगा, लेकिन डू डस से पता चलेगा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर राम गो पास्ट इंडेफिनिट में भी रहेगा, लेकिन डिड से पता चल जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट है। फिर राम गो फ्यूचर में भी रहेगा, लेकिन वहां विल और शैल लग जाएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आपके हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स बता देते हैं टेंस के बारे में, इसलिए वहां पर वर्ब की फॉर्मेशन एक जैसी रहती है। लेकिन जहां पर वर्ब की फॉर्मेशन चेंज हो जाती है वहां पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, इसलिए वहां पे आती भी नहीं, जैसे यहाँ पे भी नहीं आ रही है और अफर्मेटिव में भी नहीं आ रही थी। तो शायद क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।